इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं द ग्रामोदय इंटरनेशनल कॉलेज। Education with moral values, the only institution with all latest facilities, computer lab, science lab, experienced teachers, air-conditioned hostel with all facilities, the best education institute in the area. द ग्रामोदय इंटरनेशनल कॉलेज, झांसी रोड, मऊरानी। बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है और आज हम आपकी मुलाकात मऊरानीपुर के चर्चित पत्रकार रवि परिहार से करवाने जा रहे हैं। और इन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत कम समय में बड़े कीर्तिमान स्थापित किए हैं। बहुत सारी खबरों को इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से सबके सामने लाए हैं, सच्चाइयों के खुलासे किए हैं। चलिए बात करते हैं रवि परिहार जी से। नमस्कार रवि परिहार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। रवि परिहार जी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आपने बहुत सारी खबरों को हाईलाइट किया है, मऊरानीपुर में बहुत अच्छे काम किए हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप बेसिकली रहने वाले कहाँ के? मेरा जन्म यही मऊरानीपुर में हुआ है और परिवार पापा जो थे वो रेलवे में सर्विस करते हैं। हाँ। तो पापा के पिताजी भी रेलवे में सर्विस करते थे, तो मतलब यहाँ पे समझ लो जन्म हमारा यहीं हुआ है और यहीं पे पूरा परिवार काफ़ी समय से रह रहा है। एजुकेशन वगैरह भी यहीं किया? हाँ, एजुकेशन यहीं भी की है, यहाँ की है और तो काफ़ी समय बाद तो बाहर भी की है। और उसी के एजुकेशन के साथ साथ में कुछ ऐसे हालात थे जिनको सर्व ना कर पाने की वजह से फिर काम के साथ साथ में एजुकेशन भी की। तो आपने पहले काम की कहाँ से शुरुआत की? लाइफ में सबसे पहले काम तो एक इंश्योरेंस सेक्टर में मैंने अभिवा लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर था। हाँ। उसमें एज ए एडवाइज़र के रूप में शुरुआत की थी काम की, क्योंकि हालात कुछ ऐसे थे तो परिस्थितियाँ संभालने के लिए कुछ ना कुछ करना था। तो एक हमारे सर थे राजकुमार मिश्रा, तो वो हमें एक इंश्योरेंस सेक्टर में लेके गए। तो वहाँ से दौर हमारा करीब 3-4 साल का रहा इंश्योरेंस सेक्टर में और एज ए एडवाइज़र से ASM की पोस्ट तक में पहुँचा। फिर वहाँ से मुझे हमारे सर हैं वो भी इंश्योरेंस सेक्टर में थे, निर्मल तिवारी जो SM थे, सेल्स मैनेजर थे। उनके साथ मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे पहचाना और वो अपने साथ मुझे लखनऊ और आगरा लेके गए और करीब 2-3 साल में बाहर वहाँ उनके साथ में उनकी एक मैगजीन निकलती है समाज कल्याण समाचार। अच्छा। तो उस मैगजीन में मैंने एज ए रिपोर्टर काम किया और मैगजीन के साथ साथ में उनके जो भी चैनल हैं, न्यूज नेशन है या अगर कोई सुदर्शन न्यूज है, इस तरीके से उनके साथ में कंटिन्यू 3-4 साल रहे। अच्छा, तो शुरुआत आपकी मैगजीन से हुई थी पत्रकारिता? जी। फिर उसके बाद आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कब आए? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मैगजीन का करीब 1.5 साल काम किया। उसके बाद ही उन्होंने एक चैनल है सुदर्शन न्यूज, तो उस चैनल में उन्होंने काम किया। फिर उसके बाद एक TV 99 आता था, तो उसमें भी काम किया। और फिर न्यूज नेशन का भी एक चैनल बहुत काफ़ी समय पुराना था, तो उस समय एज ए कैमरामैन के रूप में वहाँ पे मतलब सीखा है उनके साथ में। और साथ में इसी दौरान में पढ़ाई भी अपनी कंप्लीट चलती रही, पढ़ाई भी करते रहे, क्योंकि समय ना होने की वजह से सारी चीज़ों को व्यवस्थित करना भी बड़ा मुश्किल नहीं, समय में सारा कुछ करना था। तो उसके बाद फिर वहाँ रहे, तो वहाँ पे सब कुछ मेहनत कर रहे, 24 घंटे लगे रहे और ईमानदारी से जितना होगा ईमानदारी से अपना पूरा 100% किया। लेकिन बाहर रहना और बाहर रह के अपने घर को संभालना मुश्किल पड़ रहा था। हाँ, ये एक आमतौर पर घटना ही होती है। जब आप घर से बाहर होते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को मैनेज वहाँ भी करना होता है, फिर घर भी मैनेज करना तो मुश्किल जाती है। तो फिर वहाँ से हमने उनसे कहा कि सर हम वापस जाना चाहते हैं। तो फिर झांसी आए। झांसी में जो न्यूज़ BK है 2012 में स्टार्ट हो गया था। 2012 के 7वें या 8वें महीने में जैसे ही आया तो एक दीपेश गुप्ता जी है, तो वो रई जालौन से रहते थे, वो यहाँ पे आए हुए थे। तो ऐसे ही उनसे मुलाकात हुई, तो हमने कहा यहाँ पे कोई बेस्ट चैनल कौन सा है जिसमें मुझे काम ठीक ठाक हो सके। तो बोले अभी अगर देखना है तो एक चैनल है जो अभी नया शुरू हुआ है, उसमें TV पे था न्यूज़ BK। तो वहाँ से फिर नवीन विश्वकर्मा जी से मुलाकात हुई। फिर आज करीब उसके साथ में मुझे 7-7.5 साल हो गए हैं कंटिन्यू उनके साथ में आज पूरा समय। तब से आप न्यूज़ BK में कंटिन्यूस काम कर रहे हैं? और इस दौर में काफ़ी कुछ समस्याएं रही हैं। जब उस समय मऊरानीपुर में जब मैंने काम शुरू किया था तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसमें कोई जानता नहीं था और प्रिंट मीडिया का अच्छा खासा क्रेज था उस समय। तो
यहाँ पे मुझे अपनी खुद की पहचान बनाना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि यहाँ पे जो प्रिंट मीडिया के लोग थे वो काफी दिग्गज थे, वरिष्ठ हैं और सम्मानित हैं। उनसे कुछ सीखना भी था, क्योंकि प्रिंट अनुभव जो है जरूरी नहीं है कि हर जगह से हम अनुभव लेके आए तो वही बेस्ट है। नहीं, यहाँ भी हमें कुछ सीखना था, उनसे कुछ तो सीखा भी है। यहाँ पे हमारे एक हिंदुस्तान अखबार के हैं वरिष्ठ पत्रकार है प्रमोद चतुर्वेदी, तो उनके द्वारा उनके साथ रहा यहाँ पे, जैसे ही आया तो उनके सानिध्य में ही यहाँ पे काम शुरू किया। हाँ, क्योंकि बेसिकली क्या है, पत्रकारिता में स्क्रिप्टिंग बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, और जो कि प्रिंट वाले लोगों का बड़ा स्ट्रांग हैंड होता है स्क्रिप्टिंग जी। तो मतलब उनका जो लेखनी है वो वाकई में काबिल तारीफ है, जो कम शब्दों में अच्छा लेखनी में और उसी लेखनी की दम पे अपनी पत्रकारिता के दम पे समाज की बुराइयों को उजागर करना ये बहुत कठिन था। और उनके दो ही सानिध्य में हमने सीखा है, और जो भी पढ़ाई सीखी थी वो तो ठीक है, किताबी ज्ञान एक अलग होता है, लेकिन जो प्रैक्टिकली अनुभव होता है वो यहाँ पे फील्ड में रह के ही सीखा जा सकता है। सही बात। तो यहाँ पे जो सीखा तो उन्हीं से सानिध्य सीखा। इसके साथ ही जैसे ही यहाँ पे पत्रकारिता स्टार्ट की तो उस समय एक प्रकरण हुआ था, जब चर्चा में सुर्खियों में हम आए हैं उस समय से, एक प्रकरण हुआ था। एक महिला है यहाँ की, नाम नहीं लूंगा, लेकिन उस महिला द्वारा एक नगर के नामचीन लोगों पे आरोप लगाए गए थे, वो खबर मैंने प्रकाशित की थी। उस खबर के प्रकाशित होने के बाद माहौल ये हुआ मऊरानीपुर का कि वो खबर पूरे मऊरानीपुर तो ठीक है, पूरे बुंदेलखंड में वायरल हो गई है, चर्चित हो गई है। उस खबर के बाद लोगों को लगा कि यार ये पत्रकार कौन आया है, और इसके साथ तो खड़ा होना भी मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जिस तरीके से मैंने खबर को प्रकाशित किया था उसमें लगा लोगों को कि ये कहीं ना कहीं किसी घटना का शिकार ना हो जाए। हाँ। तो इस तरीके से वहां से सुर्खियां मिली। फिर उसके बाद दूसरी घटना होती है कि एक जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी उस समय, एक गौशाला प्रकरण हुआ था, उसको भी मैंने उजागर किया था। तो उसमें भी काफी कुछ हंगामे चढ़े। उसके बाद सत्ता परिवर्तन हुई, और जो यहाँ के वर्तमान विधायक हैं उनका एक ऑडियो वायरल हुआ था, उसके बाद वो खबर प्रकाशित की। इसके बाद फिर आपका जो एक यहाँ पे चर्चित कांड हुआ था, वो पुलिस का एनकाउंटर वाला एक मामला चला था उत्तर प्रदेश में। और जो पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे टॉप पे रहा वो यहाँ का उत्तर प्रदेश झांसी जिले का एक मऊरानीपुर का जो एक था कि यहाँ के एक इंस्पेक्टर थे, उनके द्वारा एक यहाँ के एक बाहुबली कहे जाते हैं लेखराज सिंह यादव, जिनके इनकाउंटर को लेके बातचीत हुई, उसका एक ऑडियो भी वायरल हुआ था। तो वो खबर मैंने प्राथमिकता से दिखाई थी, वो सबसे पहले अपने प्लेटफॉर्म पर दिखाई थी। तो उस खबर के बाद ही सारी कुछ चीजें मतलब चर्चाओं में रहे। मतलब तो यहाँ से यहाँ की जनता ने सहयोग भी बहुत अच्छा किया, और इस तरीके से सहयोग किया कि मतलब जो खबर थी तो उसको सही को सही कहा और गलत को गलत कहा। तो इस तरीके से उनसे मुझे हौसला भी मिला, और हौसला मिलने के साथ में कई सारी चीज़ें भी हमें अच्छी लगी कि जो हमने अच्छा किया तो वो हमारे लिए एक आईना का काम किया उन्होंने, कि अगर मैंने गलत किया है तो वहाँ उन्होंने सुधार के लिए बोला, और अगर अच्छा किया तो उन्होंने उसकी सराहना भी की। तो इस वजह से मुझे हौसला मिलता है और मैं काम करता गया। अच्छा रवि जी, एक बात आपसे पूछना चाहूंगा कि पत्रकारिता जितना एडवेंचरस है उतना जोखिम भरा भी है जी, बहुत जोखिम भरा है। इसमें क्या है, आप किसी की गलत खबर दिखा देते हैं या किसी को हाईलाइट करते हैं तो धमकियां, ऐसे तमाम सारी चीजें रहती हैं, कैसे मैनेज करते रहे आप अपने आप? ऐसे कई सारे प्रकरण हुए, कई सारी धमकियां आई, और यहाँ तक कि मेरे ऊपर हमले भी हुए हैं कई सारे, जिसमें उसके सापेक्ष में मतलब उसको दबाने के चक्कर में कई सारे ऑफर भी आए। लेकिन कहीं ना कहीं एक अंतरात्मा ये थी कि अगर आज हमारे माध्यम से किसी गरीब को और असहाय को अगर न्याय मिलता है तो वो धन दौलत हमें नहीं चाहिए, कम से कम उसकी दुआएं अगर मिलेंगी तो शायद हम कहीं ना कहीं अपने आप में एक सुकून महसूस करेंगे। इस तरीके से काफ़ी चीज़ें रही है। जैसे एक प्रकरण हुआ था यहाँ का, हाल ही में बता दें कि एक व्यक्ति द्वारा एक जो मकान है उसका फर्जी तरीके से बैनामा करा लिया गया, वो खबर मैंने प्रकाशित की। तो जिस व्यक्ति द्वारा ने उस पर कब्जा किया हुआ था उसकी फ़ोन आता है, जब आप गलत कर रहे हैं, और आपने उसकी खबर चलाई है। तो हमने कहा यार उसमें सारी चीज़ें, सारे ऑडियो, आप किस तरीके से उसकी गर्दन काटने की धमकी दे रहे हैं, किस तरीके से आप कानून को अपने हाथ में लेने की बात कर रहे हैं। अगर आप सही हैं और वो गलत है तो आज जिस तरीके से वो शिकायत कर रहा है उसी तरीके से आप भी शिकायत कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो जैसी खबर प्रकाशित हुई तो बोला ठीक है भाई साहब, और पत्रकारिता
से आप अगर अपने आप को बचा सकते हैं तो बचा लीजिए। लेकिन मैंने इसकी शिकायत किसी से नहीं की, क्योंकि मुझे पता था कि ये सारी चीजें, ये जो गुस्सा है ये चंद क्षण का है। हाँ। और अगर हम सही हैं तो हमारे लिए कोई कुछ नहीं कर सकता, और हम इसी तरीके से सच्चाई की लड़ाई आप लड़ते रहे जी, और सफलताएं पाते रहे। जी जी। अभी सच्चाई की बात आती है तो फिर एक बात और होती है कि एक प्रकरण, एक मुद्दा और ऐसा हुआ जहाँ पे मैं ज्यादा हाईलाइट हुआ। हाँ। उसमें 307 का मामला दर्ज हुआ था मेरे ऊपर, और उसमें कई सारी चीजें रही। लेकिन यहाँ पे जो इंस्पेक्टर थे संजय गुप्ता जी, नारायणपुर कोतवाल थे, तो उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की। और उस समय जो झांसी जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक थे दिनेश कुमार पी, तो उनसे भी हमारे झांसी के पत्रकार साथी सभी ने पूरा सहयोग किया उस मामले में, क्योंकि वहाँ पे मुझे लगा कि मैं यहाँ कहीं ना कहीं अब सत्ता के आगे मैं झुक जाऊंगा। और क्योंकि उस समय मेरे हालात ऐसे थे, क्योंकि परिवार वालों का भी प्रेशर था। परिवार वाले भी कह रहे थे कि ऐसी पत्रकारिता क्या काम की जिसमें तुम्हें अपनी खुद की बलि देनी पड़े। तो कई सारे ऐसे हालात हुए, तो वहाँ पे एक तरफ तो लगा कि यार क्यों ना नेता के सामने अगर खुद को सरेंडर करते हैं तो कम से कम खुद सुरक्षित रहेंगे, परिवार सुरक्षित रहेगा। वहीं लेकिन जो है दूसरी तरफ अपने आप अंतरात्मा को देखा तो लगता था कि यार एक राजनेता के आगे जिसकी शैक्षिक योग्यता ना के बराबर है और सत्ता में मन में चूर जो व्यक्ति है, उनके आगे हम अपनी कलम को उसके घुटनों में टेक दें, तो ये खुद को नागवार गुजरा। और इस तरीके से पूरी रही। तो जो झांसी मीडिया के क्लब के लोग हैं, झांसी के पत्रकार हैं, उन्होंने काफ़ी कुछ सहयोग किया। और अब जो मेरी बात थी वो मेरा माध्यम बने और जिले के उच्चाधिकारियों तक उन्होंने बात रखी। तो जो भी साक्ष्य थे उन्होंने पूरी उसमें निष्पक्ष जाँच कराई, जिसमें नतीजा ये निकला कि पूरा मामला खत्म हुआ और उस मामले में मुझे क्लीन चिट मिली और जो भी आरोप लगाए गए थे वो पूरे झूठे पाए गए। उसके बाद कहीं ना कहीं उस प्रकरण से मुझे ये विश्वास हुआ कि बुराई चाहे जितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, हमेशा जीत अच्छाई की होती है। रवि, एक चीज आपसे और पूछेंगे हम, ये तो हुआ आपका वर्किंग पक्ष। रवि पत्रकारिता के अलावा और क्या शौक रखते हैं और क्या उनकी लाइकिंग्स हैं, क्या हॉबीज हैं? पत्रकारिता के अलावा मुझे सफ़र करना, मतलब घूमना बड़ा अच्छा लगता है। और जो पत्रकारिता है उससे मेरे दो चीज़ें पूरी होती है। एक तो लोगों की समस्याओं को भी उजागर करते हैं, और सुबह से जो मेरी आदत है कि गाड़ी उठा के कहीं ना कहीं घूमने जाना, तो वो भी एक तमन्ना पूरी हो जाती है। इसके साथ ही जो गाना गाना है, डांस करना, ये कभी कभार इच्छाएँ होती हैं। जैसे एक मन होता है कि दोस्त सर्कल में जैसे होते हैं तो कभी कभार वो चीज़। लेकिन हाँ, गाना सबसे अच्छी चीज़ मुझे गाना गाना पसंद है, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो फिल्मी हो, चाहे वो पुराने गाने हो। जिस तरीके से पुराने गाने थे वो वाकई में अपने आप में लोगों को आज गुनगुनाने का मन करता था। आज भी लोग, आज जैसे कोई मौसम होता है तो वो ऐसे गाने होते हैं जो हमेशा आदमी के मुंह पे आ जाते हैं और लोग गुन से गुनगुनाने लगते हैं। तो रवि, हम चाहेंगे एक गाना आप हमारे दर्शकों को सुनाएं, 2 लाइनें सुनाएं। अच्छे बुरे दिन साथी आते रहेंगे, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे, बस यही बात याद रखना हो, बस यही बात याद रखना, अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। थैंक यू रवि, आपने बहुत अच्छा गाना गाया। अच्छा रवि, हम ये चाहेंगे अब आपसे कि जो नए युवा हैं जो पत्रकारिता को अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, उनको आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए संदेश यही है कि पत्रकारिता जिस तरीके से लोग इसमें पैशन बना रहे हैं कि पत्रकारिता में काफ़ी कुछ सफलताएं हैं, जो मतलब जो दिखता है वो है नहीं। सबसे बड़ी चीज़ है इसमें, अगर आप मेहनत करेंगे और निष्पक्ष काम करेंगे और निर्दयता से काम करेंगे तो जाहिर सी बात है इसमें आपको जोखिमों का भी सामना करना पड़ेगा। लेकिन हमारा तो यही संदेश है कि कोई भी काम करें, निष्पक्ष करें, लेकिन उस काम को करने से पहले हमेशा कोई खबर हो या कोई भी उसमें एक आधिकारिक पक्ष जरूर ले, ताकि कहीं ना कहीं आप किसी खबर को लेके सवालों के घेरे में न आए। खबर को आधिकारिक पक्ष को भी लें और निष्पक्ष खबर के लिए दोनों पक्षों को शामिल करें। दोनों पक्षों को शामिल करें। और वो बात अलग है कि किसी खबर में अगर सारे प्रमाण आपके पास हैं और पूरा प्रशासन अगर उसके खबर को रोकने में लगा है
तो आप फिर निडरता से खबर चलाइए। जहां आपको लगता है कि यहाँ हमारी खबर चलाने से जो प्रशासन की कुरीतियां हैं, जो कमियां हैं वो उजागर हो रही हैं, तो आप फिर उस खबर को बेधड़क चलाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर आप सही हैं तो फिर आपको कोई रोकने वाला नहीं है। रवि जी, हमारा बंजारा बीट्स एक इंफॉर्मेशन देने वाला चैनल है। इसमें एजुकेशन से रिलेटेड, टूरिज्म से रिलेटेड कई सारे प्रोग्राम्स रहते हैं। तो अब हम आपसे ये चाहेंगे कि भविष्य में आपकी और क्या योजना है? भविष्य में हमारा तो यही सोचना है कि मैं बुंदेलखंड से रहने वाला हूँ, बुंदेलखंड में ही रह रहा हूँ। तो जिस तरीके से अन्य राज्य विकसित हुए हैं उसको लेके हम लोग भी यही चाहते हैं कि मीडिया लाइन प्लेटफॉर्म में जो हमारा आने का मकसद है वो यही है कि बुंदेलखंड की जो समस्याएं हैं और जो काफ़ी चीज़ें हैं, जिस तरीके से अगर देखा जाए तो बुंदेलखंड हर चीज़ में पिछड़ा है, चाहे वो पत्रकारिता में हो, चाहे वो रोजगार में हो, चाहे एजुकेशन में, हर चीज़ में पिछड़ा है। तो हम लोग इस पत्रकार अपनी कलम के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से, अपनी मेहनत के माध्यम से बुंदेलखंड को एक विकसित क्षेत्र बनाने का प्रयास करेंगे। और जाहिर सी कहीं ना कहीं हम लोग ये प्रयास करेंगे कि हम लोग अपनी मेहनत से जो यहाँ के हालात हैं उनको सुधारने में सफलता हासिल कर सकें। और जिस तरीके से अन्य राज्य विकसित हुए हैं उस तरीके से बुंदेलखंड में भी काफ़ी कुछ रोजगार और कई सारी चीज़ें विकसित होंगी, तो कहीं ना कहीं लोगों को 2 वक्त की रोटी समय पर मिल सकेगी। ये रवि, ये हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।